नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, साथ में और कब पूछा गया वो सब भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो पहले से अपलोड कर दिया गया। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले से अपलोड कर दिया गया चैनल पर। अगर आप नहीं देखो तो जाकर देख लो, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं, चलिए आगे। यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रवाद क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। एकीकृत करने का मतलब कि एकजुट करती है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकजुट करती है या एकीकृत करती है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चोरी चौरा कांड क्या है। ये भी 2024 में क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। चोरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ एक घटना है। ठीक है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि चोरी चौरा कांड जो है वो कब हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, किस राज्य में हुआ था या किस राज्य में ये स्थल है या किस राज्य में ये स्थान है। ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, गोरखपुर जिला। इस घटना में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश पुलिस स्टेशन पर हमला किया और गुस्साई भीड़ ने थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा कांड में कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई। तो याद रखिएगा 22 पुलिसकर्मी। ठीक है, इस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे अहिंसा के सिद्धांत पर जोर देते थे। ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस प्रकार लाभप्रद है। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस प्रकार लाभप्रद है। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कई प्रकार से लाभकारी होती है। जैसे बड़ी मात्रा में जल का भंडारण कर कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। बांधों के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन होता है जिससे ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती है। पानी के प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ की रोकथाम में मदद मिलती है। पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध होता है। और आगे देखिएगा, जलाशयों में मछली पालन और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 5 पॉइंट है, बहुत ईजी, आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो सब भी क्वेश्चन आप लोग का जो भी क्वेश्चन का आंसर बनाया गया बहुत ईजी बनाया गया है ताकि आप लोग आसानी से याद कर सकें और समझने लायक बनाया गया है। आगे देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि के प्रमुख ऋतुएं कौन कौन है। ठीक है, भारत में कृषि के प्रमुख ऋतु कौन कौन से हैं। तो भारत में कृषि के 3 प्रमुख ऋतु हैं। कौन कौन से, तो एक तो खरीफ हो जाएगा। ठीक है, यह फसल मानसून के दौरान जून से सितंबर बोई जाती है। प्रमुख खरीफ फसलें जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, बजरा हो गया, सोयाबीन हो गया आदि हो गया। तो यहाँ से ये सब याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है धान क्या है, धान कौन सा फसल है, या खरीफ फसल का कोई एक उदाहरण दे। वहाँ पर धान हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, मूंग हो सकता है, खीरा हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग से पूछा जा सकता है। दूसरा रबी फसल हो जाएगा। यह फसल सर्दियों में अक्टूबर से मार्च बोई जाती है। प्रमुख रबी फसलें गेहूँ, चना, सरसों, जौ आदि है। ठीक है, आगे जायद एक आ जाता है। ठीक है, यह फसल गर्मियों में मार्च से जून बोई जाती है। प्रमुख जायद फसलें में जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, मूंग हो गया और खीरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक माने जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, 24 में पूछा गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 22,
23, 24, मतलब 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो हो सकता है पूछा जाए फिर से, तो आप क्यों इग्नोर कीजिएगा, आप इसको याद कर लीजिए। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक माने जाते हैं क्योंकि राजनीतिक दल जनता के विभिन्न वर्गों और विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचती है। दूसरा, राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों पर नीतियाँ और कार्यक्रम बनाते हैं जो समाज के विकास और सुधार के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिएगा, राजनीतिक दल उम्मीदवार खड़े करते हैं जो चुनाव लड़कर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार बनाते हैं। राजनीतिक दल जनता के मुद्दों और समस्याओं के प्रति जागरूक करते हैं और उन्हें सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करते हैं। और पांचवा पॉइंट है, विपक्षी दल सरकार की नीतियों की निगरानी और आलोचना करते हैं जिससे सत्ता का दुरुपयोग ना हो और लोकतंत्र मजबूत बना रहे। इसलिए जो है हमारा ये लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक माने जाते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 5 पॉइंट को आप लोग को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। सांप्रदायिकता का मतलब है किसी विशेष धर्म, उत्तर देख लीजिएगा, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। सांप्रदायिकता का मतलब है किसी विशेष धर्म या समुदाय के प्रति अत्यधिक निष्ठा और दूसरे धर्म या समुदाय के प्रति नफरत या शत्रुता की भावना रखना। ठीक है, इसमें धार्मिक आधार पर लोगों के बीच भेदभाव, असहिष्णुता और टकराव को बढ़ावा दिया जाता है। सांप्रदायिकता अक्सर हिंसा, सामाजिक और विभाजन और अस्थिरता का कारण बनती है, जिससे समाज में एकता और सौहार्द को नुकसान पहुंचता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। तो राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों द्वारा एक साल में अर्जित कुल आय का योग होता है। यह किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को कुल मूल्य होता है। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। राष्ट्रीय आय को आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए कि राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन में आपको यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी देखने को मिल जाए। तो आप लोगों को ये सब, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते चलो। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आप लोग को ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देख ही लेना है। आगे बढ़ते 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जल किस प्रकार से एक दुर्लभ संसाधन है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल एक दुर्लभ संसाधन है क्योंकि पीने लायक जल बहुत कम है, ये आपको भी पता है, और सभी जगह समान रूप से नहीं मिलता। प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या की वजह से जल की कमी हो रही है। साथ ही मौसम में बदलाव के कारण भी जल की समस्या बढ़ रही है, इसलिए जल जो है एक दुर्लभ संसाधन है। ठीक है, ये आप लोग उत्तर नोट कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 का मुख्य परिणाम सत्ता संरचना, समाज और राजनीति में व्यापक परिवर्तन था। इसके मुख्य परिणाम निम्नलिखित हैं, जैसे क्रांति के बाद फ्रांस में राजा और रानी की सत्ता खत्म हो गई और लोकतंत्र शुरुआत हुई। सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिले और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को शक्ति कम हो गई। आगे देखिए, क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आए और फ्रांस में स्थिरता लेकर आए, जिससे पूरे यूरोप में बदलाव की लहर चली। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, आप लोग कहीं और से भी अगर कुछ याद किए हुए हो, ठीक है, तो उस चीज़ को आप वहीं से याद रखो। अगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है आपको कि जिसका आपको आंसर वहाँ पर आप पहले याद कर चुके हो, तो जो पहले याद हो गया उसको याद रखो, क्योंकि आप फिर से कोशिश करोगे कि नहीं हम नया कुछ याद करें तो उसमें आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप लोग को दोनों इतना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन याद करना पड़ेगा कि दोनों कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाओगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग अगर पहले से कहीं से कुछ याद कर चुके हो तो उस चीज़ को वहीं से याद रखो। ठीक है, उसी को रिवीजन करो, अपना जो नोटबुक बनाओ उसमें उसी आंसर को लिखो। इस आंसर को लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं लिखे हो तब इसको लिख सकते हो। या आपको ऐसा लगे कि नहीं जो वो आंसर है उस आंसर में बहुत कुछ ऐसा जो इसमें मैच कर रहा है या हमको ये आंसर ईजी पड़ रहा है,
तब आप लोग कर सकते हो। लेकिन जो पहले से याद है वो सभी लोगों को वही आसान लगता है, ठीक है। अगर मैं आपको आज जोड़ बनाने के लिए दूँ तो आप बना सकते हो, ठीक है, जोड़ बनाने के लिए दूँ आप बना सकते हो। आपको प्रतिशत बोलूँ कि 100 का आप प्रतिशत निकालो तो आप निकाल सकते हो। 100 का बोले हम बोल दें कि 30% निकालिए आप, क्या हम उल्टा लिख दिए क्वेश्चन। 100 का अगर हम बोल दें कि 30% आप लोग निकालो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर कुछ मैं आपको ऐसा सवाल दे दूं कि आप एक काम करो 50 का 30% जो आएगा उसका 80% निकालो और फटाफट आपको 10 सेकंड में आपको आंसर देना है, ठीक है, 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन 50 का 30% बोले तो तुरंत आप निकाल कर बताओगे कि हाँ भैया इसका इतना आंसर होगा। 50 का 30% कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? अच्छा ठीक है, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम क्या कर रहे क्या, चलिए सोशल साइंस की तरफ हटाते हैं। कॉर्न लॉ क्या था, ठीक है, कॉर्न लॉ क्या था, इसे समाप्त क्यों कर दिया गया, ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। ब्रिटिश संसद ने 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था, कॉर्न लॉ कहा जाता है, ठीक है। इन कानून द्वारा विदेशों से आने वाली मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी गई और परिणाम स्वरूप जब खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों में परेशानी उन लोगों ने हाहाकार मचा दी तो ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आंसर को एक बार फिर से देख लीजिएगा। ब्रिटिश संसद ने 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। इन कानून द्वारा विदेशों से आने वाली मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। परिणाम स्वरूप जब खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतों से परेशान लोगों ने हाहाकार मचा दी तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दिया, यानी तुरंत समाप्त कर दिया, ठीक है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, वन संरक्षण के 3 कारगर उपाय बताइए। तो वन संरक्षण के 3 कारगर उपाय निम्नलिखित हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वनों को बचाया जा सकता है। पेड़ हमारे पर्यावरण को साफ और हरा भरा बनाते हैं। जंगलों में अवैध रूप से पेड़ काटने पर रोक लगाना जरूरी है जिससे वन बचा रहे, ठीक है। आगे देखिएगा, कागज़ का कम से कम उपयोग करके हम पेड़ों की कटाई को रोक सकते हैं क्योंकि कागज़ बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, को भी पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास एक 42 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2013 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 19 में पूछा गया और फिर 24 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब 4 साल 5 साल गैप होकर ये पूछा जाता है। तो हो सकता है इस बार गैप ना करे और 2025 में पूछ ले, तो आपको याद करने में क्या जाता है, याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं सोच के चलना कि हाँ पहले तो पूछ लिया गया अब नहीं पूछा जाएगा। सतह की साझेदारी क्यों जरूरी है, सतह की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो इसका आंसर देखिएगा क्या होगा। पहला पॉइंट है, सतह की साझेदारी से एक ही व्यक्ति या समूह के पास अत्यधिक शक्ति नहीं रहती। सतह की जब साझेदारी हो जाती है तो एक ही आदमी के पास बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं रहेगा, ठीक है, या एक ही ग्रुप के पास बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं रहेगा, शक्ति का बंटवारा हो जाएगा। सतह की साझेदारी से समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती है, ठीक है। आगे, सतह की साझेदारी में सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष और मतभेद की भावना कम हो जाती है। सतह में भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करती है, ठीक है। आगे, लोकतंत्र का मतलब है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा, इसको नोट कर लेना आप लोगों को। नोट करने का मतलब मेरा बोलने का ये है कि आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा। अगर कहीं पहले से याद करके रखे हो कि चीज़ इसका आंसर कहीं और से तो उसको याद कर लेना, ठीक है, रिवीजन कर लेना। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संघ सूची से क्या तात्पर्य है और इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है, ठीक है। तो संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषयों की एक सूची है जिन पर केवल केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, वित्त और विदेशी विभाग, बैंकिंग, डाक तथा तार इत्यादि। इस सूची में 97 विषयों को शामिल किया गया है, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग को नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो परंपरागत ऊर्जा साधन क्या हो जाएगा, यह अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जो खत्म हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा इत्यादि। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन हो सकते हैं, यह नवीकरणीय संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ठीक है।
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारकों से हुई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत मुख्यतः उपभोक्ताओं के शोषण और उनके अधिकारों की अनदेखी के कारण हुई। इसके कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित थे, जैसे व्यापारी और कंपनी उपभोक्ताओं को खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं ऊंचे दामों पर बेचती थी। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के कारण उनकी कीमतें बढ़ जाती थी, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होता था। ठीक है। उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गलत जानकारी दी जाती थी, जिससे वे धोखे में आकर खरीदारी कर लेते थे। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 पॉइंट और है। जैसे कई बार उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुएं मिलती थी जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकारक होती थी। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल से और आपको समझने लायक आंसर को इसका यहाँ पर बनाया गया है। उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित कानून और अधिकारों की कमी थी, जिससे उनके हितों की अनदेखी होती थी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इन कारकों के कारण उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ और 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के रूप में कानून सुधार किए गए। ये पूछा जा सकता है कब कानून सुधार किया गया। ठीक है, 1986, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का भारत पर पड़े 3 प्रभाव बताइए। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महामंदी का औपनिवेशिक भारत पर गहरा असर पड़ा, जिससे कृषि और व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। अच्छा आगे देखिए, इसके कुछ प्रमुख प्रभाव निम्न हैं। जैसे 1928 और 34 के बीच भारत का आयात और निर्यात आधा रह गया, जिससे व्यापार में संतुलन बढ़ गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी से भारत में गेहूं के दाम 50% तक गिर गए, जिससे किसानों की आमदनी घट गई। आगे क्या है, उत्पादों की कीमतें गिरने के बावजूद सरकार ने किसानों में लगान वसूल जारी रखा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ठीक है। बंगाल में जूट की कीमतों 60% तक गिरावट आई, जिससे जूट किसानों की हालत दयनीय हो गई। बेहतर आय की उम्मीद में कर्ज लेकर उपज बढ़ाने वाले किसान सही मूल्य न मिलने से कर्ज में डूबते चले गए। ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग को नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये 2009 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया और फिर 24 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग ने जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह योजना असफल रही और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस योजना को राजशाही और सेना की ताकत ने मिलकर दबा दिया, जिससे राष्ट्रीय एकता की उम्मीदें टूट गई। आगे बढ़ते हैं। ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण नेतृत्व किया और उन्होंने लोहे और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है। प्रशा ने 7 वर्षों के भीतर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ युद्धों में निर्णायक जीत हासिल की, जिसने जर्मन राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया को गति दी। ठीक है। आगे उत्तर क्या है, जनवरी 1871 में वर्सराय में एक समारोह के दौरान प्रजा के राजा विलियम प्रथम को औपचारिक रूप से जर्मन का सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मन साम्राज्य का गठन हुआ। ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? कृषि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है, क्योंकि लगभग 67% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ठीक है। आगे बढ़ते, कृषि विभिन्न उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, जिसमें औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। भारत कृषि उत्पादों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे देखिएगा, कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान लगभग 29% है। ठीक है, जो इसके आर्थिक महत्व को दर्शाता है। कृषि भारत को 1027 मिलियन
1027 मिलियन जनसंख्या को भोजन प्रदान करती है, जो एक स्वस्थ और सक्रिय समाज के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए कृषि की विशेषता। जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। खेती में पशुओं की मुख्य भूमिका होती है। भारतीय कृषि पूरी तरह से मानसून पर आधारित है। भारतीय कृषि में जोतों का आकार छोटा होता है और उत्पादों में खाद्य पदार्थों की बहुत अधिकता होती है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग को नोट कर लेना है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताते चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आप लोग का 2011 में पूछा गया, फिर 14 में पूछा गया, फिर 17 में पूछा गया, फिर 19 में पूछा गया, फिर 20 में पूछा गया, फिर 24 में पूछा गया। तो यहाँ देख लीजिएगा 19 और 20 लगातार पूछा गया, फिर 24 में पूछा गया, तो हो सकता है आपका 25 में आ जाए। डरा नहीं रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब याद करते चलना आप लोगों को। दबाव समूह और राजनीतिक दलों के उद्देश्य विभिन्न होते हैं और दबाव समूह का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, ना ही वे देश की सत्ता पर अधिकार जमाना चाहते हैं, परंतु राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता पर अधिकार जमाना होता है। ठीक है, आगे प्रायः यह देखा जाता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में आपसी संबंध नए रूप धारण कर सकते हैं। जैसे कई बार बड़े आंदोलन राजनीतिक आंदोलन का रूप धारण कर लेते हैं। कई बार दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिसकी बागडोर राजनीतिक दलों के हाथों में होती है। कभी कभी राजनीतिक दलों को दबाव समूह के माध्यम से नेता भी मिल जाते हैं। कुछ विशेषों में आंदोलन समूह द्वारा कुछ नए मुद्दे उठाए जाते हैं और उन मुद्दों पर राजनीतिक गतिविधियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। अर्थात दबाव समूह द्वारा उठाया गया मुद्दा राजनीति भी बन जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा और इसको आप लोग को नोट करते चलना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? ये क्वेश्चन है 2010 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 20 में पूछा गया और फिर 24 में पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग चलते इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा उसको देख लेते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास में तृतीय क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सभी विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश भाग तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होता है। हम इस कथन से सहमत नहीं हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है। कैसे भाई? तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई है, क्योंकि योजना काल के दौरान 1973 से 2003 तक 30 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, इस काल में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 25% है, 25% थी, जबकि तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% थी। इसी प्रकार रोजगार के आधार पर तृतीय क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर लगभग 300% रही है, जो द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र से कहीं ज़्यादा है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आंसर को 1-2 बार अपने से भी पढ़िए, समझ में आएगा और आप लोग आसानी से इसको याद कर पाइएगा। ठीक है, अगर कहीं फिर बता रहा हूँ, कहीं से अगर पहले से आप याद करके बैठे हो तो उस चीज़ को रिवीजन करना है, नहीं तो पता चलेगा आप रोज़ यूट्यूब पे आ रहे हो, नए वीडियो देख रहे हो और वहाँ का रोज़ नया आंसर याद कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन का 10 आंसर याद करके रखे हो। रट्टा नहीं मारना है, समझ के चलना है। ठीक है, G77 क्या है? G77 को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है? व्याख्या कीजिए। 2012, 20 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? तो G77 विकासशील देशों का एक समूह था, जिन्हें 1944 में होने वाले ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों में कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए वे एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। G77 को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों के प्रतिक्रिया के रूप में विकास, इसको क्यों ये बोला जाता है? तो ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था। ठीक है, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। ठीक है, क्यों हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, इसलिए इसको ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही दबदबा था, इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ ना हुआ।
इसलिए इन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों के G77 नामक देशों ने कई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली ताकि उनसे उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके। ठीक है, जैसे कि इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में उन्हें एक आशा थी कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थों का नियंत्रण हो सके, उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके, उन्हें कच्चे माल के लिए सही दाम मिल सके, उन्हें अपने तैयार मालों के लिए विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए भारत के मानचित्र पर गन्ना, चाय, कहवा, रबर और तंबाकू के उत्पादित क्षेत्रों को दर्शाइए। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और हम लोग यहाँ पर देखें तो भारत के मानचित्र हैं और यहाँ पर कहाँ कहाँ क्या चीज़ है वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर बता दिया गया है। जैसे गन्ना का उत्पादन, ठीक है, चाय का उत्पादन, कहवा का उत्पादन, रबर, तंबाकू, ये सब आप लोग चाहे तो जाकर वेबसाइट से भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि वीडियो ऊपर नीचे करके दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। बहुत ईजी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगला वीडियो जो बनेगा उसमें क्लियर कर दिया जाएगा इसको। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर देना है। और अब तक अगर लाइक नहीं किया वीडियो को, अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आपको वीडियो में कि हाँ कुछ आपको इससे बेनिफिट हुआ है या इससे हम कुछ आइडिया ले पाए, तो लाइक कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चों के पास भी इसका अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। और कमेंट अगर कुछ आप करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर कुछ आपको कमेंट है, जैसे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।